बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स कोड 317 का फॉल 2024 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी से वीडियो को लाइक कर लें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला है कंप्लीट फॉलोइंग कन्वेयर, गिव नेम एंड मैकेनिज्म। हमें कन्वेयर दी गई है, हमने इसको नेम देना कि ये कन्वेयर है क्या और इसका मैकेनिज्म भी बताना है। अच्छा, दिस इज रोजनबर्ग रिडक्शन। इट इज़ अ हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इन विच अ एसाइल क्लोराइड इज सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज टू एन अल्डिहाइड। इसमें क्या हुआ है कि असाइल क्लोराइड वाला जो ग्रुप है वो रिड्यूस हुआ है अल्डिहाइड में यूजिंग अ पलाडियम कैटलिस्ट डीएक्टिवेटेड विद बेरियम सल्फेट। तो आपने ये कैटलिस्ट भी अच्छे से याद करने। अच्छा, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास प्लाटिनम आएगा, वो असाइल क्लोराइड का जिसमें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है ना, वो ब्रेक करके खुद उसमें आ जाएगा। प्लाटिनम कार्बन और क्लोराइड के दरमियान आ जाएगा। देन क्या होगा, H2 आएगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ेगा। जब ये जुड़ जाएगी हाइड्रोजन, तो जो क्लोरीन के साथ जुड़ा वो HCl बना के अलग हो जाएगा और जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ा वो फिर प्लाटिनम के साथ क्या बॉन्ड ब्रेक कर देगा, प्लाटिनम भी निकल जाएगा और उस कार्बोनाइल कार्बन के साथ हमारे साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये थी इसकी कंप्लीट कन्वर्जन। शॉर्ट मैकेनिज्म है, आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स टू डिटेक्ट फ्री रेडिकल्स। अच्छा, इधर मैंने 6 टेक्निक्स दी गई हैं, आपने कोई से भी 4 टेक्निक्स अच्छे से कर लेनी। पहली टेक्निक है मैग्नेटिक मूवमेंट मेथड एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक मूवमेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ क्वांटम नंबर ऑफ +1/2 और -1/2। According to Pauli exclusion principle, any two electrons occupied the same orbital must have opposite spin. So the mu becomes 0 for the species in which electrons are paired. The radical in radical electrons is unpaired, so there is mu value and the species are paramagnetic. Radical therefore detected by magnetic measurement, but for this technique a relatively high concentration of radical required. These radicals are paramagnetic. तो सिंपल ये है कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि रेडिकल है या नहीं। तो जो रेडिकल होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होता, ये याद रखना। और उसमें कौन सा बिहेवियर होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और इजीली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेडिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देन सेकंड मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट टेक्निक आल्सो कॉल्ड पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। The principle of electron spin resonance is similar to nuclear magnetic resonance. ये different technique है, ये आगे हम पढ़ेंगे nuclear magnetic resonance, except that electron spin is involved rather than nucleus spin. इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो इन्वॉल्व होगी, न्यूक्लियस की स्पिन को हमने नहीं देखना। इन दिस मेथड रेडिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लिप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट एंड द रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल गिव्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। इसमें सिंपल हमने क्या होना है कि जो रेडिकल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इससे क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल का। इफ़ देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू ऑपोजिट स्पिन। अगर तो वहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास स्पेक्ट्रम्स की पीक आएंगी विच इंडिकेट करेगी कि हमारे पास रेडिकल है। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस आल्सो यूज फॉर रेडिकल विद लाइफ टाइम लेस देन 1 सेकेंड। थर्ड टेक्निक है स्पिन ट्रैपिंग मेथड। This method is used for low concentration of radical. In this technique, compound is added that is able to combine with very reactive radical is produce more persistent radicals and new radical observed by electron spin resonance. This important compound are nitroso compound. इसमें क्या होगा, सिंपल हमारे पास कोई भी रेडिकल है उसको हम किसी भी कंपाउंड के साथ जोड़ देंगे और उसके नतीजे में हमारे पास परसिस्टेंट रेडिकल बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से मेजर कर लेंगे कि ये रेडिकल है या नहीं। फोर्थ टेक्निक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट इफ एन
NMR spectrum is taken during the course of a reaction, certain signal may be enhanced either in positive and negative character, other may be reduced. When this type of behavior called chemical induced dynamic nuclear polarization. In the NMR spectrum of the product of the reactant, it means that at least a portion of that product formed by of a radical free radical. Question arises whether radical were intermediates in exchange reaction between ethyl iodide and ethyl lithium. तो इसमें हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होंगे, एक रेफरेंस स्पेक्ट्रम होगा और एक वो जो रेडिकल का हमने स्पेक्ट्रम लेना है, तो उस स्पेक्ट्रम को इन्हेंस किया जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि वो रेडिकल प्रेजेंट है। देन हमारे पास है पर्च मेथड। पर्च मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्टेबल एंड अनस्टेबल रेडिकल। इसमें हम दोनों तरह के रेडिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल रेडिकल को। फॉर एग्जांपल फॉर डिटेक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल रेडिकल द ट्यूब शो इन द फिगर। अब हमें पता चल रहा है हमारे पास फिगर में ट्यूब है, ट्यूब में मैंने दो पोर्शन दिखाए ए और बी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन CH3,4 Pb इज़ प्लेस्ड इन द ट्यूब एंड हीटेड एट पॉइंट ए। सबसे पहले हमने पॉइंट ए पे जो अपना कंपाउंड है उसको हीट करना है। वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा मिथाइल रेडिकल में एंड फ्री Pb में, एंड लेड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इनसाइड। अब Pb जो लेड है हमारे पास वो अकेली रह जाएगी, तो वो क्या करेगी, ए है उधर ये डिपॉजिट हो जाएगी, हमारे पास मिरर बनना शुरू हो जाएगा। नाउ हीटिंग इज स्टॉप्ड एट पॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, हीटिंग को स्टॉप कर देंगे, तो हमारे पास फिर से जो रेडिकल है और लेड है दोनों कंबाइन करेंगे और CH3,4 Pb दोबारा से बना देंगे। अब हम उसको दोबारा हीट करेंगे, लेकिन पॉइंट बी पर द मिथाइल रेडिकल आर फॉर्म्ड एंड मिरर री अपेयर एट द पॉइंट बी। फिर क्या होगा, पॉइंट बी पर भी यही काम होगा कि मिथाइल रेडिकल अपेयर होगा और मिरर दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। बट व्हेन द हीटिंग इज स्टॉप अगेन Pb एंड CH3 कंबाइन टू फॉर्म CH3,4 Pb इन कूलिंग जोन ऑफ दिस ट्यूब, और दोबारा से हमारे पास Pb और CH3 कंबाइन कर जाएंगे कूलिंग जोन में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें चार तरह की ट्रांजिशन होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है ये सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में एक्साइट कर जाते हैं। बस आपने इसका इतना याद रखना है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट करते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है हमारे पास इस कंपाउंड में होती है जिनमें हिट्रो एटम्स हों, जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिनके पास लोन पेयर होंगे। लोन पेयर जब भी एन वाला एन टू सिग्मा स्टार या एन टू पाई स्टार होगा, एन का मतलब ये है कि हमारे पास लोन पेयर होने चाहिए। ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, और वहाँ हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देन है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होगी जिनमें हमारे पास हिट्रो एटम होंगे लेकिन उनके साथ डबल बॉन्ड बना होगा, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इनमें क्या है, डबल बॉन्ड भी आ गया यानी पाई सिस्टम भी आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी हैं, तो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ज़्यादातर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती है। देन हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, ये ट्रांजिशन सिर्फ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जैसे उन्होंने बताया कि ये ट्रांजिशन किस में होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिसमें एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। अच्छा, कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स में भी यही ट्रांजिशन हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो हमने देखा एन टू पाई स्टार भी है और पाई टू पाई स्टार भी है। अगला क्वेश्चन, रैंक ईच ऑफ ग्रुप ऑफ रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड गिव रीजंस। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रेडिकल दिए गए, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना और हमने रीज़न बताना कि क्यों ऐसे। अच्छा, आप सबसे पहला रेडिकल देखें तो वो डायरेक्टली, ये जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया, सबसे पहला रेडिकल देखें तो वो डायरेक्टली
3 कार्बन से अटैच है। वो कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच। और दूसरे वाले में देखें जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। और थर्ड वन में देखें वो कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है वो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है। यानी यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल्स दिए गए। तो बहुत सिंपल, जब भी हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रेडिकल्स आएंगे तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से उनकी स्टेबिलिटी बताने। प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। वो कार्बन जिसमें जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, वो हमारे पास प्राइमरी होगा। जिसमें फ्री रेडिकल वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी होगा। और टर्शरी में वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होता है। तो हमारा टर्शरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी रेडिकल उससे कम और प्राइमरी रेडिकल सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब ये कि सबसे कम वाला आपने लिखना है पहले, जिसकी सबसे स्टेबिलिटी कम है वो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो आपने ये किसकी मदद से बताई? हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से स्टेबिलिटी बताई है। मोर अल्काइल ग्रुप ऐड होंगे तो जो रेडिकल कार्बन है वो ज़्यादा डीलोकलाइज होगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब सबसे पहले बताया गया प्राइमरी रेडिकल, जिसमें जो कार्बन है जिसके ऊपर फ्री रेडिकल वो डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है और इसमें हमारे पास सिर्फ 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। ठीक है। सेकंड फ्री रेडिकल देखें जो कि सेकेंडरी रेडिकल है, जिसमें जो रेडिकल वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। मैंने उन दोनों कार्बन को हाईलाइट भी किया है। अब वो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और 2 इसी तरह के और भी हैं, यानी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ ना प्राइमरी की निस्बत। देन आते हैं टर्शरी पे। थर्ड रेडिकल जो है हमारे पास टर्शरी रेडिकल, इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं देन प्राइमरी और सेकेंडरी। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है जिसके ऊपर रेडिकल है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। नज़र आ रहा है ना, मैंने उनको हाईलाइट भी किया। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे। इधर मैंने 3 बना के दिखाए, इसी तरह के 5 और स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने बतानी है एलाइलिक रेडिकल, जिसमें रेडिकल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, उसको हम एलाइलिक रेडिकल कहते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब बाकी 2 रेडिकल्स देखें तो पहले वाले रेडिकल में देखें जो रेडिकल है वो रिंग के कोने पे है और उसके वो कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, यानी टर्शरी हो जाएगा। और दूसरे वाले को देखें वो ब्रांच के दरमियान में है, यानी वो कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। तो एलाइलिक आपने ये याद रखना है। एलाइलिक जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें रेजोनेंस भी हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो, तो आपने जो रेजोनेंस वाला चाहे उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है। तो एलाइलिक रेडिकल मोर स्टेबल है बाय रेजोनेंस मेकिंग इट मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल। तो आपने बताना कि इसमें रेजोनेंस हो रही है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हमने पीछे बात की कि टर्शरी रेडिकल जो होता है वो सेकेंडरी रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है। पहले जो फिगर है इसमें हमने टर्शरी फ्री रेडिकल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया, एक दिखाया, इसी तरह के 5 और हैं और दूसरे में सेकेंडरी के दिखाएं, 1 बना के दिखाए और इसी तरह के 3 और है, यानी ज़्यादा किसके? टर्शरी के। तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से। फेनफ्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर दैट इज कलरलेस बिलो 8 pH एंड रेड अबव 8 pH. Explain why the first structure is colorless and second structure is colored. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अच्छा, फेनफ्थलीन हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, कॉमनली यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने कभी एसिड बेस टाइट्रेशन की होगी तो आपने उसमें फेनफ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज़ किया होगा। अच्छा, इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन। अब हमने ये एक्सप्लेन करना है कि पहला जो है वो कलर्ड क्यों और पहला जो कंपाउंड है वो कलरलेस क्यों और दूसरा कलर्ड क्यों। कलर्ड जो है किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का शो करने के लिए हमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चाहिए होती है। पहले स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसमें जो सेंटर कार्बन है उसके साथ कितने बॉन्ड है? जो सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ रिंग्स जुड़ी हुई हैं उसके 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड होने की वजह से क्या बता रहे हैं कि उसमें कौन सी हिब्रिडाइजेशन है? sp3 हिब्रिडाइजेशन।
The structure A, which is acid form of naphthalene, it is colorless because of sp3 hybridization of central carbon atom। और इसमें क्या हो रही, कोई एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स ही हैं उस सेंट्रल कार्बन के, तो यानी ये कलरलेस होगा, इसमें कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। जबकि स्ट्रक्चर बी की बात करें, इस दी बेसिक फॉर्म, आप स्ट्रक्चर बी को देखें तो इसमें जो सेंटर कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बनाया, उसके साथ क्या है डबल बॉन्ड, जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा इसका मतलब sp2 हिब्रिडाइजेशन है। और डबल बॉन्ड आने की वजह से आप देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आ चुकी है आने की वजह से, और sp2 हिब्रिडाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर 2 है वो हमारे पास कलर्ड है। और कौन सा कलर्ड है, रेड। देन है कंप्लीट फॉर्मिंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पे, ये पीसीसी वाले पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैकेनिज्म भी अच्छे से समझाया गया, ठीक है, आपने वो वीडियो अच्छे से देख लेनी है। पीसीसी मैकेनिज्म भी है हमारे पास, अल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड में। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है जो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। देन हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। पेंटानल है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेंटानोन में। इसका भी कंप्लीट मैकेनिज्म है, आपने उस मैकेनिज्म को अच्छे से देख लेना है। थर्ड वन भी हमारे पास अल्कोहल है और वो किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसमें रिएजेंट कौन से यूज़ हुए हैं, अच्छा ये जो रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं इनका स्पेसिफिक नेम है, इनको कहते हैं जोन्स रिएजेंट। इसका भी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आपने देख लेना है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपने वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। D1, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका भी सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपने इस मैकेनिज्म को अच्छे से कर लेना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है सबका मैकेनिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, कीटोन वाले का सिंपल है, लेकिन जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन है ऑटो ऑक्सीडेशन और मैकेनिज्म ऑफ बेंजल्डिहाइड। अच्छा, ऑटो ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन होती है, खुद ब खुद ऑक्सीडेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जनरल रिएक्शन दिखाया गया और बाद में जनरल मैकेनिज्म दिखाया गया है। अब हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, आपने याद रखना है बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को देखेंगे। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है उसमें कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हमारे पास H रेडिकल बन जाएगा और कार्बन पे ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा। अब ये कार्बोनाइल वाला रेडिकल जो है ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी और वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। देन क्या होगा, हमारे पास अगेन एक अल्डिहाइड आएगा, बेंजल्डिहाइड। उससे क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। चौथे स्टेप में हमारे पास टर्मिनेशन होगी। अच्छा, जो चौथा स्टेप है वो 2 तरह से हो सकता है, एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड की प्रेजेंस में हो रहा है और एक H2O की प्रेजेंस में हो रहा है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है।
इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैकेनिज़्म आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाया गया, आपने वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। देन आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छे से समझाया गया। अच्छा, सबसे पहला जो है इसमें मेथड है वो एपो ऑक्सीडेशन है। एपो ऑक्सीडेशन वेरी इजी है। इसमें सिंपल हमारे पास अल्कीन होगी, एक ऑर्गेनिक एसिड होगा पर एसिड, आपने याद रखना, उसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आएंगे। इसके मैकेनिज़्म भी आपको दिखाया गया। एंड पे हमारे पास एसिड बन जाएगा और इपोक्साइड बन जाएगा। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल्स। फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल्स में हमारे पास बाय यूजिंग OSO4, बाय यूजिंग KMnO4 और बाय यूजिंग आयोडीन सिल्वर एसीटेट। अच्छा, ये 3 तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल्स कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो गया, अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। पहले बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, इसका मैकेनिज़्म भी सिंपल सा है, आपने वो मैकेनिज़्म भी अच्छे से कर लेना। इसका मैकेनिज़्म OSO4 का मैकेनिज़्म और CrO3 का मैकेनिज़्म, तीनों का मैकेनिज़्म सेम है। बाय यूजिंग CrO3, इसका मैकेनिज़्म भी आपने देख लेना। इसका मैकेनिज़्म MnO4 का मैकेनिज़्म, OSO4 का मैकेनिज़्म, तीनों का मैकेनिज़्म सेम है और तीनों से हमारे पास सिस डाइऑल बन रहा है। इसमें मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। देन है क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय ओजोन, इसको हम ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। अच्छा, ओजोनोलाइसिस की 2 टाइप होती है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसकी रीअरेंजमेंट होगी, फिर हमारे पास ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड डिकम्पोज करेगा और हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाएंगे। सिंपल से इसका भी मैकेनिज्म है, आपने किसी भी मैकेनिज्म को रटा नहीं लगाना, सिंपल सी अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट ही हो रही होती है मैकेनिज्म में। आपने वो सारा मैकेनिज्म जो है फिंगर टिप्स पे 2-3 दफ़ा आप किसी भी मैकेनिज्म को करेंगे, वो मैकेनिज्म आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अगर ये मैकेनिज़्म आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आपने वो मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है, जिसमें मैंने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है। देन है व्हाट मेजर IR अब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट अबव 1500 पर cm फॉर ईच कंपाउंड। हमने बताना है कि ये जो कंपाउंड्स नीचे दिए गए हैं, इनमें से इन कंपाउंड में कौन से बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें 1500 पर cm से अबव अब्जॉर्प्शन हो रही है। तो सबसे पहला हम कंपाउंड देखेंगे। आपने जैसे जैसे कंपाउंड लिखना, आपने साथ लिखना द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैव हायर फ्रिक्वेंसी अबव 1500 पर cm इन IR स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 1500 पर cm से ज़्यादा है। कितनी है? 2800 to 3000 पर cm। और इसमें जो कार्बन है उसकी sp3 हिब्रिडाइजेशन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि sp3 हिब्रिडाइजेशन है। देन बी कंपाउंड में देखें तो इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी 1500 पर cm है से ज़्यादा है। देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये sp है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp कार्बन, वो कार्बन जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, उसका मतलब ये है कि उसकी हिब्रिडाइजेशन sp है।
अच्छा, साथ मैंने फ्रिक्वेंसीज भी दी गई हैं क्योंकि 1500 पर सीएम है, तो 1500 पर सीएम से कितनी ज़्यादा है वो साथ दी गई, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कितनी आ रही है 2800 टू 3000 पर सीएम। इसी तरह हमारे पास सी है, सी में भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में हमारे पास 1500 पर सीएम से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही। इसी तरह डी है, डी हमारे पास कीटोन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी फ्रिक्वेंसी 1500 पर सीएम से ज़्यादा है। देन एफ है, एफ में हमारे जो फिनोल ग्रुप है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है 1500 टू 1600 पर सीएम। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इन सब की फ्रिक्वेंसी 1500 पर सीएम से ज़्यादा है। देन हमारे पास ई है, ई में देखें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, OH का बॉन्ड भी आ रहा है और sp बॉन्ड भी आ रहा है। sp यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है जिसमें कार्बन sp3 हिब्रिडाइज है उसकी फ्रिक्वेंसी 1500 पर सीएम से ज़्यादा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन की जिसमें कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन है, तो इन सब की फ्रिक्वेंसीज 1500 पर सीएम से ज़्यादा। अच्छा, आपको ये फ्रिक्वेंसीज याद करनी होगी किस ग्रुप के लिए कितनी फ्रिक्वेंसीज है, और आपको इंशाल्लाह कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ग्रुप देख के या कोई भी कंपाउंड देख के बता सकते हैं इसमें 1500 पर सीएम से ज़्यादा किस किस बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी है। अगला क्वेश्चन है टेल हाउ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन ईच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डिटरमाइन रिएक्शन कंप्लीशन, हमें ये बता सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। कैसे? बाय एनालाइजिंग चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप अब्जॉर्प्शन पैटर्न। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, दोनों की अब्जॉर्प्शन पीक्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जब IR स्पेक्ट्रा शो हो रहा होगा, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो पहले रिएक्टेंट की पीक्स आएंगी, लेकिन जैसे ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट्स की पीक आ जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट की जो पीक है वो डिसअपेयर हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट्स की पीक आ चुकी हैं। और इस तरह हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाती है कि किस तरह रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। सबसे पहले में देखें हाइड्रोजनेशन हो रही है। पहला देखें तो इसमें रिएक्टर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और प्रोडक्ट में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो लॉस हुआ है, जिसकी अब्जॉर्प्शन जो थी 1650 पर सीएम थी इसकी पीक, और वो डिसअपेयर होगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे में अल्कोहल है रिएक्टेंट और हमारे पास कीटोन बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल की पीक्स डिसअपेयर होगी और कीटोन की पीक्स जो है वो अपेयर होंगी। देन देखें, देन हमारे पास क्या है, अल्कीन है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी अल्डिहाइड कीटोन बन रहा है। तो इसमें भी यही होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक्स जो हैं वो डिसअपेयर होंगी और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पीक्स अपेयर होंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। देन हमारे पास डी है, जिसमें हमारे पास अल्कोहल है और उसमें अल्कोहल ख़त्म हो चुका है और मिथाइल आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। इसमें क्या होगा कि OH की जो पीक्स है वो डिसअपेयर हो जाएंगी, 3200 टू 36 पर सीएम उसकी फ्रिक्वेंसी होगी और वो डिसअपेयर हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा जो OH ग्रुप है वो डिसअपेयर हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। देन लास्ट वन क्वेश्चन है ब्रिज रिडक्शन से क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन जो है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट होती है, तो हमने ब्रिज रिडक्शन बतानी थी मिथॉक्सी बेंजीन की। अच्छा, बहुत सिंपल सी है ब्रिज रिडक्शन, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपने इजीली इसको कर लेना। ब्रिज रिडक्शन पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो, सबकी ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है। ब्रिज रिडक्शन की 7 मिनट्स की वीडियो है, आपने वो अच्छे से देख लेनी। इंशाल्लाह ब्रिज रिडक्शन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, पहले हमारे पास सोडियम आएगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा और हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, एक कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। फिर हमारे पास स्टेप 2 में इथानॉल आएगा, वो हाइड्रोजन आयंस देगा जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर सोडियम आएगा, जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। जब वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, चौथे स्टेप में क्या होगा, फिर इथानॉल आएगा, उसको H+ आयंस देगा और उस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपने साथ साथ ब्रिज रिडक्शन की डेफिनेशन भी इसमें लिख देनी है। इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा।
सो ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।